तो देखिए बच्चों, कहते हैं कि मैंने लौटने का निश्चय किया। जो लेखक हैं उन्होंने आगे बाढ़ का पानी सड़क पर देखा और लौटने का निश्चय कर लिया, पर सड़क दिखती नहीं थी। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चलाता रहा। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा और इधर सड़क भी है, इसका कोई भरोसा नहीं था। ठीक है, और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो चुका है। तो मेरी हिम्मत नहीं उतरने की, इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही मैंने 2.5 मील तक चलाया। उल्टे ही, मैं उतरा नहीं, उसको मोड़ा नहीं, बिल्कुल एकदम जो है मैं पीछे ही पीछे उसको बैक गियर में चलाता रहा। जहाँ सड़क कुछ ऊंची थी वहां पर गाड़ी घुमाकर मैं शिव सागर पहुंचा, क्योंकि मेरे सामने घुमाने के चक्कर में ट्रक पूरा दलदल में घुस चुका था। शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय के बागानों से होकर। वो कहते हैं कि शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, मगर वह जो सड़क थी वो चाय के बागानों के बीच से होकर जाती थी। यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। अब रास्ता बढ़िया था, मगर उसमें भी बीच में एक नदी पड़ती थी, उसको नाव से पार करना पड़ता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चले, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। सोनारी से छोड़कर ही तो आए थे शिव सागर। अब सामान सोनारी में था, क्योंकि वो ठहरे सोनारी में थे, शॉपिंग करने को शिव सागर आए थे और वहीं रह गए। मैंने डाक बंगले में कुछ घंटों के लिए ही, मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए तो निकला था। शिव सागर में एक तो मोटर की ढेरी कसवानी थी और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन वगैरह लेना था। बस वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया मैंने। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। अब सड़क से नदी तक पहुंचे, नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। यहाँ से नदी में बड़ी बाढ़ आई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। अब ये जो नदी थी जिससे हम जा रहे थे, इसमें भी छप्पर बहकर आ रहे थे, भैंसें बहकर आ रही थी, जिससे लगता था कि पूरे किसी गांव को तबाह करके ये नदी यहाँ आ रही है। एक भैंस भी बहती आई और पेड़ पौधों की तो गिनती ही क्या, कितने पेड़ पौधे उसमें बहकर आ रहे थे। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, किनारा कुछ ऊंचा था, मोटर के लिए उतारा बना हुआ था। वहां पे मोटर को उतारने के लिए एक स्थान बना हुआ था, प्लेटफॉर्म, लेकिन नाव के किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वो ठीक नहीं लगे हुए थे। अब नाव के किनारे किनारे जो तख्ते थे वो ठीक से जमाए नहीं गए थे। मोटर नीचे गिरी आधी पानी में धाड़ से। आधे किनारे पर मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। खैर आधे घंटा उस स्वर्ग सैनी पर बैठे बैठे, आधे घंटा मैं वहीं बैठा रहा। स्वर्ग सैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। अब बताना पड़ा भाई, इसको कैसे निकाला जा सकता है ना। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। बड़ी मुश्किल से जो है आधे घंटे के प्रयास के बाद मैंने वो मोटर ऊपर चढ़ाई। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, पर मोटर रोककर चाय की तलाश की। उस गांव में जाकर मैंने मोटर रोकी और वहां चाय की तलाश की। यही सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकलकर आए हैं। 2 लड़के वहां सोनारी से आए हुए थे। उनसे पता चला कि कंधे तक पानी है सोनारी में और वो तैर कर आए हैं, साइकिलें कंधों पर उठाकर कंधे तक पानी से निकल कर आए हैं। और मोटर तो कदापि जा ही नहीं सकती, क्योंकि साइकिल से तो नीचे होती है बाइक, है ना। इस तरह इधर भी निराशा थी। बड़ी मुश्किल से इस पार आया कि चलो सोनारी पहुंच जाऊंगा। पता चला सोनारी में पानी भरा हुआ है, तो इधर आकर भी कोई विशेष फल नहीं मिला मुझे, निराशा ही हाथ लगी। यह गांव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। अब ये गांव थोड़ा ऊंचा है इसलिए पानी से बचा हुआ, मगर यहाँ कैद होने की मेरी जरा की इच्छा नहीं थी। इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। अब मैं फिर नाव में मैंने मोटर चढ़ाई और फिर दोबारा उसी पार पहुंच गया। सबने मना किया, पर मेरे सर पर तो भूत सवार था। और हठ धर्मी का अपना अनूठा रस होता है, जिद का भी एक अपना आनंद होता है। कितनी कितनी मुसीबतों में हमें फंसा देती है हमारी जो हट होती है, हमारी जिद। रात को शिव सागर पहुंचे। रात में हम फिर लौटकर शिव सागर आ गए। एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया।
पर मन ही मन अपने को कोसा कि ना दांत ब्रुश लेने के लिए सोनारी से निकले होते और ना यह मुसीबत होती, क्योंकि इसकी इतनी तत्कालिक जरूरत तो नहीं थी। ना तो ब्रुश की जरूरत थी, ना डिब्बी की जरूरत थी, ना मोटर की डिब्बी का मामला ही इतना जरूरी था। लेकिन अब उपाय क्या था? जो कर चुके थे वो कर चुके थे, है ना। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े। देखिए, एक दिन नहीं, पानी उतरने में 12 दिन का समय लगा और 12 दिन वो वहीं उसी गांव में रहे, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौट कर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। अब जब लौट कर आया तो देखा सोनारी का जो डाक बंगला था जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे, कपड़े सील चुके थे, किताबें तो गल ही गई थी। बचा था तो केवल स्नान घर के ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रुश। ये दो चीजें मैं लेने को गया था, वही बिल्कुल सुरक्षित ऊंचाई पर रखी हुई थी। यहाँ भी नक्शे पे अभी देखता हूँ। अब नक्शे देखने की आदत मेरी नहीं गई, नक्शे तो मैं अभी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। अब मैं नक्शे देखता हूँ और कल्पना के पैरों से दौड़कर मैं अब यात्राएं करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, मगर मैं प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। अगर आप खुश हैं तो शायद आप मेरा नुस्खा पहले से जानते हैं, आप भी यात्राएं करते हैं कल्पनाओं के पंख लगाकर, है ना, नक्शे देख देख कर। नहीं तो आप मेरी सलाह मान लीजिए, जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए, थोड़ा घूमकर भी कीजिए यात्राएं। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। यात्रा बहुत जरूरी है, कैसे भी कीजिए, चाहे कल्पना के पंखों से कीजिए, चाहे आप अपने पैरों से कीजिए। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना तो मौत है, यानी वो जीवित है जो चलता है, जो ठहर गया वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, वैसे भी मनुष्य जंगम प्राणी है, स्थावर नहीं। स्थावर होते हैं वृक्ष, जिनको एक जगह रुकना मजबूरी होता है, लेकिन मनुष्य जंगम प्राणी है। ईश्वर ने उसको 2 पैर दिए तो उसको चलना तो चाहिए, है ना। कहते हैं मनुष्य के जीवन में चलना बहुत आवश्यक है। जब तक चल रहे हैं हम जीवित हैं, ठहर गए तो वो मौत के समान है ना। तो देखिए, ये चैप्टर आपने पढ़ा जिसमें हमें यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया है कवि ने, लेखक ने। अब हम इन लेखक के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनकी जीवनी के विषय में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ जैसे लिख रही हूँ वैसे ही आपको अपनी कॉपी में इनकी जीवनी लिखनी है और याद भी करनी है। देखिए यहाँ हम हेडिंग लिखेंगे जीवनी। ठीक, सच्चिदानंद हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म अज्ञे का जन्म 7 मार्च 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को कुशीनगर जनपद में हुआ था। आपको इनको हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। प्रयोगवाद एक युग है बच्चों, प्रयोगवाद का जनक माना जाता है।
इनको प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ठीक है, माना जाता है। बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी, ये इनकी रचना है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ठीक है, आंगन के पार द्वार कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं